हेलो दोस्तों। विजन आईएएस टेस्ट सीरीज फर्स्ट टेस्ट कोड है 4126। शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है या संविधान के कार्य हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। देखिए, संविधान का मूल दर्शन क्या है। संविधान का मूल दर्शन, संविधान में जो दार्शनिक भाव है कि सरकारें जो हैं उनका अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो उसका मूल दर्शन है। तो ऐसे में इन सब का उद्देश्य क्या है। इन सब का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना। ऐसे में सबके लिए समान नियम होना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सभी कई नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है। किसको? समाज के लिए, समाज के सदस्यों के लिए, ताकि उन सबके बीच समन्वय बना रहे। ऐसे में पहले स्टेटमेंट को सही करना, इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये निर्दिष्ट करता है। तो ठीक है, समाज हो या फिर कुछ भी हो, संविधान जो है ये देता है सरकार को शक्ति के पृथक्करण के द्वारा भी चीज़ों को लागू करता है कि इस पर इस कानून पर इस सरकार की शक्ति है, इस कानून पर न्यायपालिका की शक्ति है, और कई चीज़ें हैं जो समाज में निर्णय लेने की शक्ति को निर्धारित करता है। तो दूसरा ऑप्शन भी इस प्रकार से सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार हो गया, और भी दूसरे अधिकार और दूसरे आर्टिकल है जो संविधान में हैं, वो न केवल सरकार को शक्तियाँ देते हैं, बल्कि सरकार के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ सीमाएं लगाते हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन जो है वो नहीं कर सकती है। ऐसे में इसका जो बेहतर विकल्प है वो है आपका विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने में संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए हैं। भाग 4, भाग 3, भाग 16 और भाग 17। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की क्षमता, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति है। तो ऐसे में जब हम भाग 4 की बात करते हैं, तो भाग 4 में हमको क्या मिलता है। भाग 4 में हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, डीपीएसपी, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। और भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अब अगर हम बात करें भाग 16 और भाग 17 की, तो भाग 16 जो है वो आर्टिकल 335, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में है। भाग 16 ही कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है। ऐसे में भाग 16 में ही जो ये अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इसका अनुच्छेद 335 की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों का प्रशासन की दक्षता में बनाए रखने के प्रशासन की दक्षता में उनका ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में इसका जो सही विकल्प होगा वो 3 होगा। अगर हम बात करें चौथे विकल्प की, डी की, तो उसमें जो भाग 17 है, वो भाग 17 चौथा विकल्प जो भाग 17, उसमें 343 अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक शामिल किया जाता है, जो कि राजभाषा से संबंधित है, जिसमें भाषा संबंधित काफ़ी चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 350, 350 बी, 351 ए, 351, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। अगर 350 ए की बात करें, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं
दी जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 350 बी की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है। 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भाग 17 में सामने आती है, जो कि राजभाषा का विषय है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार की विशेषताएं हैं? पहला, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा विकल्प क्या है? कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। चौथा है, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। सही कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना, तो पहला विकल्प जो है वो एकदम ठीक लग रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में आपको 19 से लेकर के 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिखता है। लेकिन सामाजिक संतुलन भी उसमें दिखता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 एक जो है वो प्रतिबंधों को भी उसमें साथ में है। तो जिसका मतलब ही यही है कि जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जो है वो सामाजिक नियंत्रण जो है स्थापित करना जरूरी है, जिससे जो है एक संतुलन की स्थिति बनी रहे। तो पहला विकल्प जो है वो निर्विवाद रूप से सही है। दूसरा विकल्प कहता है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो जो निजी कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो हम जानते हैं कि निजी व्यक्तियों के मनमानी की कार्रवाइयों के विरुद्ध हमें ऐसे आर्टिकल हमको संविधान में दिखते हैं, मूल अधिकार में भी दिखते हैं। कोई भी व्यक्ति निजी रूप से ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता। तमाम उदाहरण हैं, स्वतंत्रता समानता में हो, 14 से लेकर के 18 तक हो, या 19 से लेकर के 22, या फिर सारे मूल अधिकार में हमको ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध हमें मूल अधिकार उपलब्ध है। निजी व्यक्तियों के भी और राज्य के भी। राज्य का तो मतलब मेन स्ट्रीम ही है। अगर कोई भी व्यक्ति निजी रूप से अगर किसी को अपशब्द प्रयोग करता है, या फिर कहें कि अस्पृश्य शब्द जो है यूज करता है, तो उसके विरुद्ध भी हमको उपलब्धि रहता है अनुच्छेद 17। तो दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, कई ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो विदेशियों के लिए भी हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये अगला जो विकल्प है, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। स्वनिष्पादन योग्य का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ अधिकार होते हैं जो अपने आप से काम करते हैं, अपने आप से काम करते हैं। अधिकांश जो है प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन ये जबकि कुछ अधिकार होते हैं जो कानून की मदद करते हैं, प्रभावी बनाते हैं कानून को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मदद करती हैं। तो ऐसे में सभी मूल अधिकार जो है स्वनिष्पादन योग्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, अगर 4 को हटाते हैं तो बी और डी हट जाता है, और दूसरा की सही मानते हैं तो बेटर ऑप्शन जो है वो ए नंबर आता है। ऐसे में ए ऑप्शन ही सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से सही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नोडल एजेंसी है, और नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि स्वास्थ्य बीमा संबंधित काम करती है, स्वास्थ्य बीमा संबंधित योजनाएं हैं। तो इसका जो बेटर ऑप्शन मिलता है वो आपका है डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो IMF द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत मान हो गया। इसे वर्ष में 1 बार जारी किया जाता है, तो नहीं, इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। ऐसे में
ये दोनों ऑप्शन गलत है। इसका बेस्ट ऑप्शन जो सही होगा वो है डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ उपबंध दिए गए हैं। अनुसूची में 3 अनुसूची दी गई है कि चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसमें देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में उपबंध के सामने क्या लिखा है, राज्यों और गैर सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 100% ये सही है। इसमें संबंधित आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, आर्टिकल 80, ये दोनों चीज़ें जो है ये आर्टिकल इस अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। हालांकि अनुसूची 6 में ये चीज़ें नहीं है, अनुसूची चीज़ें में अनुसूची 6 में ये चीज़ें हैं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में, इन 4 क्षेत्र राज्यों में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है, न कि सभी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण के है। तो इसलिए दूसरा विकल्प जो है वो गलत है। अगर हम बात करें तीसरे विकल्प की कि 10वीं अनुसूची में उपबंध क्या किया गया, संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प को गलत करने के बाद ही पहला और तीसरा सही है, तो सही ऑप्शन जो होता है वो होता है सी। ऐसे में इसका आंसर कौन सा सही है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ओडीएस है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ ऐसे क्षयकारी चीज़ें जो कि ओजोन लेयर को नष्ट करते हैं। मानव निर्मित गैस हैं जो कि ओजोन परत को नुकसान करती हैं। उदाहरण के इसके ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं, ये चारों जो गैसें हैं वो सारी ओजोन का क्या कहते हैं कि नुकसान करती हैं, ओजोन परत को क्षय करती हैं। इसके इसके न केवल 4 हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी गैसें हैं, जैसे हेलोन्स हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये 3, 4, 7, 8 गैसें हैं जो कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ माने जाते हैं। तो ऐसे में सातवें का जो बेस्ट विकल्प होता है वो है डी। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है। तो कौन सी सिफारिश है जो संविधान में समाविष्ट कर ली गई है। अब देखिए स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात करें थोड़ा सा, तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आती है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इनकी सिफारिशों को लागू किया गया था। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A क्या है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अंतर्गत लागू किया गया था। इसमें कई चीज़ें शामिल की गई थी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन यही है कि कौन सी चीज़ें शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने के हेतु संसद को सशक्त बनाना। निश्चित रूप से यह सिफारिशें थी, लेकिन इसको समाविष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जब भी आप मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 10 तो पहले से थे, एक बाद में जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। तो जिसमें शिक्षा का अधिकार और वो सारी चीज़ें शामिल हैं। किसी भी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। तो ये चीज़ें शामिल नहीं की गई, यानी कि पहला ए ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का सेवा करने का कर्तव्य। ये चीज़ें शामिल है, लेकिन ये चीज़ें किस में है, 51A जो है जो कि नीति निर्देशक तत्व के बाद जो मूल कर्तव्य होता है 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद जो है वो मूल कर्तव्य शुरू होता है 51A के तहत, 51A D में। इसका मतलब क्या है कि 51A डी पॉइंट जो है वो ये है, देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। तो ये नागरिकों के कर्तव्य के लिए बात की गई है। तीसरा विकल्प क्या है, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, शामिल नहीं किया गया है। सिफारिश में रहा हो अलग बात है। किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी शामिल नहीं की गई हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जो बेस्ट ऑप्शन सही होता है वो होता है बी, और ऐसे में बी ही सही होगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, ये सारी स्टेटमेंट है ए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। आप जानते हैं कि जब भी केंद्रीय सरकार के कोई कर्मचारी पर भ्रष्टाचार और आरोप लगता है तो सीबीआई और भी संस्थाएं जो है ईडी, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ऐसे में पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं पूछा है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बम विस्फोट, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। निश्चित रूप से दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जांच जो है वो एनआईए करता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपको इसमें सही दिखेगा। तीसरे विकल्प को अगर आप पढ़ना चाहें देख सकते हैं, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। निश्चित रूप से सीबीआई कर सकती है, तो कुल मिलाकर के जो सीबीआई नहीं कर सकती हमको उसको चुनना है। अपराधों के आंकड़े का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना, ये काम भी सीबीआई कर सकती है। ऐसा क्या है? अब जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रही यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह प्रत्यावर्त्यता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो हम बात करते हैं यूएसबी टाइप की, तो यूएसबी टाइप सी की बात की गई है। यूएसबी में 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। यूएसबी टाइप ए चपटा या आयताकार होता है, यूएसबी टाइप बी वर्गाकार होता है, जबकि यूएसबी टाइप सी जो है वो घुमावदार और छोटा होता है और आयताकार ही होता है। ऐसे में इसके मंत्रालयों की थोड़ा बात की जाए तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। ऐसे में प्रत्यावर्तक के साथ दो तरफा कनेक्टर होता है, इसमें होता है कनेक्टर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सही ज़्यादा है, वो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर जो है वो सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम में पहली बार अध्यादेश को शुरू किया गया था? किस अधिनियम में इस अध्यादेश को पहली बार शुरू किया गया था? तो इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शुरुआत जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो 1858 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार अस्थायी रूप से कानून बनाना शुरू कर दिया। उसके पहले कंपनी का शासन था, आप लोग जानते हैं। 1857 की क्रांति को आप लोग समझते हैं। 1857 के बाद 1858 में जो सरकार आई वो ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। ऐसे में जो सबसे पहला एक्ट आया वो एक्ट या फिर कहें चार्टर या फिर जो भी कहें अधिनियम आया, वो आया 1861 का। 1861 में सबसे पहले जो है वो अधिनियम को अध्यादेश के रूप में लाना शुरू किया। उस समय वायसराय बन चुका था। उस समय एक सचिव होता था, तो वो विदेश सचिव जो भी कहें उसको, वो होता था। तो वो सारी चीज़ों को सारी चीज़ें ध्यान में रखता था। जब भी आपातकाल के दौरान जो है विधान परिषद पर सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता था। वायसराय होता था, वायसराय सबसे बड़ा होता था। वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्थापित परिषद में गैर सरकारी परिषद के रूप में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार था, और वो करता था। जिसके उदाहरण आप कई लोगों को जानते होंगे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा और कई लोग हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही हुआ बी, इसमें 11 नंबर में, तो इसमें है बी 1861 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह भारत के भाग 3 में की तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के 4 निर्णय इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में। अगर आप इन चारों निर्णयों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो शायद आपके लिए क्वेश्चन बहुत हलवा है। अगर आप नहीं समझते हैं फिर आपके लिए बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। सारी ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? चंपकम दोराई राजन मामला 1951।
1951 में एक मामला होता है चंपकम दोलाई राजन, जिसमें ऑप्शन यही है, जिस ऑप्शन मतलब सही इसमें यही माना जाता है। तो ऐसे में इसको थोड़ी देर देखते हैं। अब देखते हैं बी नंबर को, गोलकनाथ मामला 1967। गोलकनाथ मामले में क्या हुआ कि संसद ने ये कह दिया कि जो डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कहा गया। दूसरा है, इसके बाद जो निर्णय आया वो केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 31C के तहत कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है वो न्यायिक समीक्षा मूल विशेषता, यानी कि संशोधन करिए। अब उसके बाद में लेकिन आप न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में आपका मूल ढांचे का सिद्धांत भी आ गया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा आने के बाद ये हो गया कि आप संशोधन कर सकते हैं। अगला जो है मिनर्वा मिल्स मामला आता है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आता है। संविधान, भारतीय मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहता है कि भाई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में दोनों में संतुलन होना चाहिए, और संशोधन करिए, ठीक है, लेकिन संतुलन के साथ संशोधन करिए। अब ऐसे में अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। भाग 4 और भाग 3 द्वारा गारंटीकृत जो अधिकार हैं और डीपीएसपी हैं उसको न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को संशोधित, यानी कि देखिए अब जो है इस पूरे क्वेश्चन में ना तो न्यायिक समीक्षा की बात है, ना तो मूल ढांचे का बात है, ना तो संतुलन की बात है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, और ना ही इसमें ये कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है इसमें। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपको बाकी ऑप्शन क्लियर है तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। एक प्रकार से कहानी है कि पहले शुरुआत होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कर सकते हैं संशोधन, लेकिन फिर आता है कि 1967 में फिर कहते हैं कि संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर 1973 में होता है कि देखिए संशोधन करिए, लेकिन न्यायिक समीक्षा का ध्यान रखिए, मूल ढांचे का ध्यान रखिए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, देखिए संशोधन करिए, जो भी करिए, दोनों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे जो है हमारा जो न्याय है वो धीरे धीरे इस पर आगे और स्पष्ट होता गया। अदालतों का फैसला जो है, एक फैसले के बाद दूसरा फैसला इसे और स्पष्ट करता गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है कि भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ विषय दिए गए हैं और बताना है कि कौन सी सूची में शामिल हैं। 3 विषय हैं, बैंकिंग है, कृषि है, व्यवसाय संघ है, ठीक है। अब देखिए बैंकिंग के सामने जो लिखा है वो समवर्ती सूची है, जबकि हम जानते हैं कि बैंकिंग जो है वो समवर्ती सूची का भाग नहीं है। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? समवर्ती सूची का मतलब संघ भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। हमारे यहाँ बैंक में केवल संघ कानून बनाता है। ऐसे में बैंक जो है वो केवल संघ का भाग है, तो यानी पहला विकल्प सही है, सॉरी पहला विकल्प गलत है, समवर्ती सूची नहीं बल्कि संघ सूची होगा। दूसरा है कृषि। कृषि जो है हम लोग जानते हैं राज्य सूची का विषय है, तो दूसरा विकल्प ऑटोमेटिक सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही। तीसरा क्या है? व्यवसाय संघ। व्यवसाय संघ जो कि संघ सूची का विषय है, तो ठीक है, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। तो इसमें पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें ऑप्शन देखिए कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। केवल एक युग्म सुमेलित है, नहीं 2 सुमेलित हैं, तो बी भी गलत हो गया। केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, यानी कि 2 सही है, ठीक है। अब बात करते हैं तीनों युग्म सुमेलित हैं, तो तीनों नहीं है, तो यानी कि 2 युग्म सुमेलित, मतलब यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें, तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? जैसा कि आपने अभी पढ़ा मिनर्वा मिल्स मामले में कि मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि जो भी करिए संतुलन बना के करिए, क्योंकि धीरे धीरे मामले जो है वो स्पष्ट होते जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी करिए दोनों के बीच संतुलन बना रहे, संविधान में संतुलन बना रहे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो सी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश
चंद्र बोस के, जगदीश चंद्र बोस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जगदीश चंद्र बोस नहीं है यहाँ, सत्येंद्र नाथ बोस है, इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। चलिए, तीसरा विकल्प क्या है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तीसरा विकल्प एकदम सही है, तीसरा विकल्प में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला विकल्प क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय वैज्ञानिक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस, क्या होना चाहिए, सत्येंद्र नाथ बोस। दूसरा विकल्प क्या है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है, गर्म नहीं ठंडा किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें कटेंगी और दो चीज़ें जुड़ेंगी, एक तो जगदीश चंद्र नहीं होगा, क्या होगा, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरा गर्म नहीं किया जाता है, ठंडा किया जाता है, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अब। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। किसी भी राज्य जो है वो किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजहब के लिए काम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आपका उदाहरण सामने है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उसमें राज्य की मदद नहीं है, लोगों ने चंदा इकट्ठा इकट्ठा कर करके जो है वो दिया है। ठीक है, पहला विकल्प एकदम सही है। यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। देखिए, जब भी ये धार्मिक संस्थान होते हैं, धर्मनिरपेक्ष हो या फिर कुछ भी हो, धार्मिक संस्थानों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, कर की उगाही पर रोक होती है, कर नहीं हो सकता कि इतनी परसेंट जीएसटी लगेगी, ऐसा नहीं होता। उनके उनके उन पे शुल्क लगाया जाता है ताकि उनको सुविधा दी जा सके। ठीक है, शुल्क लगाने का मतलब ये ना कि शुल्क लगाने का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन नियंत्रण। जैसे कोई भी हज यात्रा करता है तो उस पर थोड़ा सा शुल्क लगाया जाता है ताकि वो जो है उसको उसको ही सुविधा दी जा सके, वो टैक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें सही क्या हुआ, इसमें सही दूसरा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। हाँ ठीक है, जब भी वित्तीय आपातकाल लगता है, राज्य की जो भी वित्तीय मामले होते हैं उस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है। दूसरा विकल्प क्या कर रहा है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। निश्चित रूप से जब राज्य की विधायिका केंद्र के कंट्रोल में है, तो जब केंद्र के कंट्रोल में होने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, राष्ट्रपति ही सारी विधेयकों को, सारी चीज़ों पर अपने कंट्रोल में ले सकता है। ऐसे में दूसरा विकल्प भी 100% सही है, यानी कि एक भी सही है, दो भी सही है। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। जब भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति बनती है तो ये माना जाता है कि अब जो है सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो उसमें फिर कर्मचारी तो नहीं होते हैं, लेकिन ये अ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कर्मचारी हैं, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ये भी रहे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है या निर्देश दिया जा सकता है, तो वो भी सही होगा। न्यायाधीशों के भी वेतन के भत्तों में इनमें कटौती की जा सकती है। प्रधानमंत्री या फिर जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यानी कि ये तीसरा ऑप्शन भी 100% सही है। तीसरा ऑप्शन भी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, यानी कि डी नंबर सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो जैसे कि हम जानते हैं संसद को है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो संसद को है, संसद को अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य को
किसी भी राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में को मिला सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि कोई नया स्थान है, कोई नया राज्य है, कोई नया चीज़ है तो उसको भारत को संघ में शामिल कर सकता है संसद। सारा काम जो है वो संसद ही करता है। तो संसद जो है वो इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 19 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? पहला, उत्तरदायी सरकार, निश्चित रूप से। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, जनता शासन, जनता चुनाव करती है। जनता जो है वो कई कई 10-10 लाख लोगों पर एक एमएलए बनते हैं, तो व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। शक्तियों का कठोर पृथक्करण, हाँ यहाँ थोड़ा मुश्किल है, ये शक्तियों का कठोर पृथक्करण जो है वो लोकतंत्र की लाभ नहीं हो सकता, वो एक प्रकार से उसका हानि है या फिर कहें दोष है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें वो गलत माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन जो है गलत होगा। पहला सही है, दूसरा सही है। अब चौथा पढ़ते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत हम जानते हैं कि दोनों के मध्य जो है वो सामंजस्य होना चाहिए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो गया, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा जिस ऑप्शन में मिले वही सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि डी सही है। ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। संविधान संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? पहला, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, यानी कि आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18। ठीक है। बात क्या कर रहा है? राजनीतिक समता पर क्वेश्चन है। राजनीतिक, यहाँ ध्यान रखना है आपको, राजनीतिक समता नहीं है, ये नागरिक समता है। ये जब भी बात करते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये नागरिक समता का अधिकार में नागरिकों के लिए है कि कोई भी व्यक्ति उपाधियों को नहीं ग्रहण कर सकता है, ऐसा कुछ उसमें लिखा रहता है। तो उपाधियों का अंत राजनीतिक समता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस जिस ऑप्शन में है आप इसमें गलत कर सकते हैं, यानी सी गलत, बी गलत। अब बचा ए और डी। अगर आप एक को कंफर्म कर लें कि एक सही है कि नहीं, तो आप उसके आधार पर ये चीज़ें देख सकते हैं। पहला क्या ऑप्शन है? वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित बातें हैं, राजनीतिक समानता से संबंधित बातें हैं, आर्टिकल 326 से संबंधित बातें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति वयस्क मताधिकार पर आधारित है तो उसको उसको समानता होती है, वयस्क है तो वोट देगा। ठीक है, अगर वयस्क है 18+ है तो वोट देने का अधिकार उसको मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन यानी कि पहला सही हो गया। तीसरा जो है, एक बार पढ़ लेते हैं, निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के लिए आधार नहीं है। निश्चित रूप से ये सारे आधार नहीं है। आप केवल 18 साल के होने चाहिए, भारत का नागरिक हो, 18 साल का हो, तो उसको हम राजनीतिक समता देंगे, उसको वोट देने का अधिकार है, उसको जो भी उसको अधिकार सबको दिए गए हैं उसके आधार पर होगा। यानी कि इसमें जो है सही विकल्प जो चुना जाएगा वो है विकल्प ए, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है को आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है? संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, पहला विकल्प गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी सदस्य जो है पेश कर सकता है, लोकसभा का चाहे मनोनीत सदस्य हो या फिर चाहे गैर सरकारी सदस्य हो, कोई भी पेश कर सकता है। यानी कि पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है को आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो देखिए, विशेष बहुमत से नहीं हो सकता। जब भी संविधान संशोधन विधेयक होगा, जो भी होगा, तो जब आधे से अधिक राज्यों या फिर आधे से
आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से जब भी बात होगा उसमें विशेष बहुमत नहीं होगा, उसमें साधारण बहुमत होगा। यानी कि आधे राज्य जो है वो 50+ हों, 50% प्लस लोग अगर हों तो वो विधेयक पारित माना जाएगा। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या है? 2/3 बहुमत। 2/3 नहीं चाहिए, 50% प्लस चाहिए, यानी साधारण बहुमत चाहिए। तो दूसरा कथन भी गलत है, यानी कि 21 का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका डी आंसर करेक्ट है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि विधेयक को पारित करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। किसी विधेयक को सॉरी जबकि वो संविधान संशोधन विधेयक हो तो विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होता है। कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत है उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। और विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है। इसके लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। राष्ट्रपति जब इसके लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, अलग अलग सदन में पारित किया जाना होता है। राष्ट्रपति की सहमति होना चाहिए, अनिवार्य है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इस प्रकार जो है वो इसका विकल्प जो है वो डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। दूसरा है जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हम आपको बताते हैं कि विधि के समक्ष समता दो शब्द हैं। एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, एक शब्द इसके पैरेलल हम देखेंगे। एक है विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो शब्द है वो ब्रिटिश संविधान से या ब्रिटिश से लिया हुआ शब्द है, ब्रिटिश ओरिजिन का शब्द है जो कि नकारात्मक अवधारणा को आगे प्रमोट करता है। जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो कि सकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अब हम बात करेंगे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने जो है समता यानी समानता होनी चाहिए। कैसा? कोई भी व्यक्ति हो विधि से ऊपर नहीं है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं है। आप लोगों ने सब कई फिल्मों में देखा होगा कि कानून से ऊपर जो है वो कोई नहीं हो सकता, ऐसा कई डायलॉग मिलता है। अगला जो है इसी में का एक पार्ट है किसी को विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ये विधि के समक्ष समता में ही शामिल होता है, यानी कि विधि के समक्ष जो है वो सभी लोग समान हैं। जबकि विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो उसमें ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि सभी लोग समान लोगों के साथ जो पैरेलल लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर स्थिति दोनों की समान है तो समान स्थिति में भी सभी व्यक्तियों द्वारा समान विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, इस पे हमने कई बार चर्चा भी की है। तो इसमें जो है पहला जो विकल्प है वो देखिए क्या कहता है, विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक नहीं और नकारात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के संबंधित जो भी है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक नकारात्मक प्रतिबंध लगाता है कि देखिए आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति इस कानून से ऊपर नहीं है। तो ऐसे में ये एक नकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा नहीं है। यानी कि पहला विकल्प जो है वो गलत हो गया। अब दूसरा विकल्प कह रहा है कि जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है उसे वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है वहाँ पर। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है एकल संविधान यानी कि संविधान एक होना चाहिए पूरे देश में, ठीक है, एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता का मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी चीज़ें जो भारत के संविधान को एक हाथ में एक शक्ति बना कर के रखे, यानी केंद्रीय शक्ति बना के रखे, जो एक हो सके, एक है, वही है क्या कहते हैं कि एकात्मक की विशेषता। तो पहला है विकल्प एकल संविधान, तो ठीक है। दूसरा है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध कौन करता है? आपातकालीन उपबंध करते हैं
केंद्र सरकार यानी कि अकेला करता है, यानी राज्य सरकार आपातकालीन रूप बंद नहीं करती है। ऐसे में ये भी एकात्मक व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएं केवल केंद्र सरकार की होती हैं, पूरे राज्य में हो सकती हैं, पूरे देश में लागू हो सकती हैं। एकीकृत निर्वाचन तंत्र भी होता है। ठीक है, एक ही निर्वाचन प्रणाली है। राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र करता है। राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में करता है, जबकि एकीकृत निर्वाचन में जो है उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसे में अ, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है डी। कौन सा आंसर है? डी। 1 2 3 4 और 5। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? अब देखिए, आपको अगर थोड़ा सा मालूम हो तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 है इसमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। तो अगर हम बात करें अस्पृश्यता से, तो समता में 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17। 14 किसके लिए? समानता के लिए। 15 किसके लिए? धर्म, कोई भी किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? अवसरों की समानता। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 क्या है? उपाधियों का अंत हो जाना चाहिए। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पहला स्टेटमेंट है, आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा वह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। निश्चित रूप से यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य के राज्यपाल को नहीं बल्कि राज्य सरकार को अपना जो है सौंपता है। अपना प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार को सौंपता है, न कि राज्यपाल को। तो यानी कि दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो गया और पहला जो है वो सही, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन केवल एक सही होगा चाहिए। अब हम बात करें थोड़ा सा कि मानवाधिकार क्या है, राज्य मानवाधिकार कैसे आता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये चीज़ें आई हैं, जिसमें NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है। यह केवल उन मामलों को जांच करता है जो 7वीं अनुसूची में शामिल होते हैं। 7वीं अनुसूची का मतलब ये है कि संघ सूची उसमें शामिल है, उसमें राज्य सूची शामिल है, उसमें समवर्ती सूची शामिल है। तो ये संस्था इन सूचियों में जो सब्जेक्ट शामिल हैं उसके आधार पर ये जो है जाँच करता है। ये विधानमंडल के सामने अपनी जो भी रिपोर्ट होती है उसको रखता है और जो भी सफाई देना होता है, जो भी पक्ष में कोई कहना होता है वो उसी के सामने सिफारिश भी करता है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है वो कौन सा सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना जो है वो किसे का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? पहला, यह 2 दैनिक ज्वारों के बीच समय अंतराल की समाप्ति है। दूसरा, यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है। तीसरा, यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। चौथा, यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। ज्वारीय विघटन घटना, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी। नासा द्वारा जो है अभी में ये टेलीस्कोप द्वारा देखा गया है कि ये जो है ज्वारीय विघटन से ब्लैक होल की जो घटनाएं हैं वो जो होती हैं, जब तारा नष्ट होने की स्थिति में होता है, विनाश होने की स्थिति में होता है, उसे टेलीस्कोप द्वारा नासा ने अभी हाल ही में उसको देखा है। तो इसका ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं? ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। बी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 358 और 359।
देखिए 358 और 359 क्या है? अनुच्छेद 358 कहता है कि जब भी अनुच्छेद 358 लगेगा, तब जो है कुछ अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका निलंबन है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 369 जो है 59 जो है, वो कह रहा है कि मूल अधिकारों का संपूर्ण रूप से निलंबन होगा, जबकि दो मूल अधिकार बचेंगे। कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यानी कि अनुच्छेद 369 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 358 में क्या होता है। अनुच्छेद 358 जो है वो जब भी लागू होता है, वो बाह्य आपातकाल के अनुसार लागू होता है। बाह्य आपातकाल क्या है? बाह्य आपातकाल का मतलब है कि कोई युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो अनुच्छेद 358 लगा दिया जाता है। ऐसे में अनुच्छेद 19 यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यापार संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और भी ऐसे 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो उन सारी स्वतंत्रताओं का निलंबन कर दिया जाता है। अनुच्छेद 359, जब अनुच्छेद 359 लागू होता है, तब संपूर्ण मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है अपने आप से ही, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 बचे रहते हैं। राष्ट्रपति को ही ये शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 369 जब लगता है, वो आंतरिक कारणों के आधार पर लगता है। आंतरिक कारण का मतलब आंतरिक कारणों के आधार पर तो लागू होता है, या बाह्य कारणों के आधार पर भी लागू हो सकता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी चीज़ें, आंतरिक जो चीज़ें हैं, समस्याएं, उस पे भी लागू हो सकता है ये। तो राष्ट्रपति लागू करता है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 358, 359 संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है, और किसी देश के विशेष छोटे भाग में भी लागू हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये चीज़ें आपातकाल से संबंधित हैं। कौन से आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल से। तो राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए नंबर सही है, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित हैं? पहला, सोशल मीडिया साइट्स, ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, डिजिटल समाचार साइट्स। तो ये अगर आप पढ़ें ध्यान से, 2000 जुलाई की करंट अफेयर में हमने पढ़ाया है इसको। आप हमारे चैनल पे ही देख सकते हैं। तो जुलाई के करंट अफेयर में 2021 वाले में आप उसमें इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड चैप्टर है, जिसमें ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ें थी। इसमें सोशल मीडिया साइट्स भी शामिल है, ओटीटी भी शामिल है, डिजिटल समाचार साइट्स भी शामिल है। यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। जबकि ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं जो हैं, तो इसमें खेलों के परिणाम जो जारी होते हैं ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं में, जो भी जैसे ड्रीम 11 हो गया और भी जो चीज़ें हो गई, वो सट्टेबाजी की अनुमति देती है। वो सट्टेबाजी चीज़ें होती हैं, सट्टेबाजी होती है, तुक्का होता है, उसकी अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में जो ये आचार संहिता, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस आचार संहिता जो लागू की गई है 2021 के जो नियम के तहत, उसमें ये ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं को नहीं शामिल किया गया। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ पर है उसको गलत कर दीजिए। ये गलत हो गया ये। और अगर डिजिटल समाचार साइट को लेते हैं तो ये आप 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। दूसरा विकल्प है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, ना कि देशीकृत नागरिक द्वारा। इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, तभी वो वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे में पहला कथन जो है वो गलत मान लिया जाएगा। दूसरा विकल्प कह रहा है भारत में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, न कि देशीकृत या नागरिक द्वारा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक हो, चाहे यहाँ पर जन्म लिया हो चाहे न लिया हो, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे में दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। तो यानी कि इसका जो नहीं पूछा है, तो इसका जो फाइनल सही आंसर होता है वो है सी, 1 और 2 दोनों।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित हैं। दूसरा, संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सीमित हैं, निश्चित रूप से सही है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता, चाहे मूल कर्तव्य हो चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, ये दोनों ही गैर न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इसके विरुद्ध में कोई भी उल्लंघन करने पर कोई भी आपको सज़ा सीधे तरीके से नहीं दे सकता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकता। अप्रत्यक्ष रूप से कोई आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है किसी दूसरी धारा या दूसरी चीज़ के अंतर्गत, लेकिन आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। ऐसे में कौन सा ज़्यादा सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 का सी, 1 और 2 दोनों। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है क्योंकि उसमें भारत के नागरिकों से अपेक्षा की गई है। अब भारत का नागरिक वो नागरिकता लिया हुआ भी नागरिक माना जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ है और भारत में आकर के नागरिकता ले लिया वो भी भारत का नागरिक है, और भारत में जो पैदा हुए हैं, भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भी भारत के नागरिक हैं। तो ऐसे में भारत के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि उन कर्तव्यों का पालन करें, ना कि विदेशियों से। दूसरा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य हैं? भाग 4A क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य पता होने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। तो पहला है क्या? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तीसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। चौथा है मतदान करना। तो देखिए, मतदान करना जो है वो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। न मतदान करना शामिल है, न करों का भुगतान करना शामिल है, न परिवार नियोजन शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल नहीं है। बाकी ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं, ज्ञान अर्जन, सुधार, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, और उसके बाद में आगे निरंतर बढ़ने रहने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें सही हैं। यानी कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो सही है वो है बी, मतदान करना वाला गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है यदि संसद के दोनों सदनों का इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है तथा प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे निश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि मूल संविधान की, तो मूल संविधान में जो है वो 2 माह तक का था, लेकिन जब भी आपातकाल लगा तो ऐसे में जो लोग जेलों में थे उनके लिए बहुत मुश्किलें हो गई, और जब वो बाद में सरकार में आए तो उन्होंने इस समय की अवधि को घटा दिया। तो संसद में अनुमोदन करने की तिथि, अगर कोई भी व्यक्ति अचानक आपातकाल लगा दे तो जो आपातकाल से पीड़ित व्यक्ति होगा वो यही चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आपातकाल खुले। ऐसे में अगर 2-2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन की बात रहेगी तो उसके लिए नुकसान होता है। वो आदमी 2 महीने तक जेल में ही रह सकता है। अब 2 महीने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति 60वें दिन संसद से अनुमोदन लेने के लिए सोच रहा है, तो ये जो है लोगों के लिए समस्या है। ऐसे में जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, 44वां संविधान संशोधन 1978, तो उसने जो है 2 माह को कम करके 1 माह कर दिया, यानी कि पहला विकल्प जो है वो गलत है, इसमें 2 माह है, तो इसमें जो है ये पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। ठीक है, निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है ना जोड़ा गया आपको, ये चीज़ें जो शामिल होती है अनुच्छेद 352 के तहत हैं। अनुच्छेद 352 के तहत ये चलती है, संशोधन किए जाते हैं, आपातकाल लगाया जाता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। अनिश्चित काल तक 6 माह पर संसद जो है अनुमोदन करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी, फिर 6 माह पर अनुमोदन करेगी और बढ़ाएगी। तो ये जो 6-6 महीने का ब्रेक दे रहे हैं, यानी कि इसमें जो है अगर कोई भी व्यक्ति नहीं पास, संसद में नहीं कानून पास करा सका, तो जो लोग
आपातकाल से पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक बैकअप बन सकता है। ऐसे में ये जो चीज़ है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ी गई थी और इसमें दूसरा विकल्प जो है वो एकदम सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है? तो संविधान की मूल संरचना का कंसेप्ट जो आता है वो 1973 में आता है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जैसा कि हमने 1-2 बार पढ़ाया भी है, आप करंट में जा कर के देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति। दूसरा है सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली। तीसरा है संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र। चौथा है शक्तियों का पृथक्करण। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान की मूल संरचना को आप जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं मानता है। उसमें क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं, यानी कि सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति रहेगी, संविधान पंथनिरपेक्ष रहेगा, शक्तियों का पृथक्करण, इन पे जो है वो चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, सॉरी बी 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विशेषता दी गई है, दूसरा तरफ कहाँ से लिया गया है। पहली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिया गया है, आयरिश के संविधान से, आयरिश या आयरलैंड जो भी कहें, आयरिश के संविधान से लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। तो ये गलत है, फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी कि इसमें 2 भी सही है, सॉरी 2 नहीं सही है, 1 सही है और 3 सही है। तो ऑप्शन जो है वो फाइनली सी सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़े गए। तो ऐसे आपको तत्व बताने हैं। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें बताना है कौन से नहीं जोड़े गए हैं, यानी कि एक आध ऑप्शन होगा जो नहीं जोड़ा गया होगा, बाकी जोड़े गए होंगे। तो पहला क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध करवाना। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। तीसरा है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है। पहला जो विकल्प है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए, ये से जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। तो इसमें जो है वो चीज़ें शामिल कर दी गई। बाद में डीपीएसपी में जो कुछ आर्टिकल नंबर 45 था उसको भी बदल दिया गया था इसी के अनुसार में। अगला जो है यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं था 42वें संविधान संशोधन में। तो यानी कि पहला जो विकल्प है वो 100% सही है। दूसरा क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ये जो है कब जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, यानी कि इसमें पूछा है नहीं जोड़ा गया है, तो यानी दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ये जो चीज़ें थी ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई है, जो कि 42वें के बाद जब जनता दल आया था तो उन्होंने संशोधन किया था 1978 में। तो यानी कि तीसरा भी सही है, तीसरा भी नहीं जोड़ा गया था। यानी कि इसका बेस्ट ऑप्शन जो है कौन सा सही होना चाहिए, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, सी में। तो ये इसमें सी सही है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और क्या चीज़ें जोड़ी गई थी, तो उसमें थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आर्टिकल
39 39 उसमें ये जोड़ा गया था आर्टिकल 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A भी शामिल हुआ था, जिसमें समान न्याय को बढ़ावा दिया गया था और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 43 पूछा ही गया है इसमें। अनुच्छेद 43A जो है वो यही है, दूसरा जो कथन है वही अनुच्छेद 43A है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम यही है। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A। 48A क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण करना और उसे बेहतर बनाना तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। यानी कि आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 अनुच्छेद जो है वो संविधान में जोड़े गए थे और उन अनुच्छेदों में चारों में 39, 39A, 43A, 48A ये शामिल था। तो इसका ऑप्शन जो होता है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों और रियायतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। इसमें सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? प्रांतों में से तो ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ हुई थी। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो बंगाल थे उसमें, बम्बई थे, बिहार, संयुक्त प्रांत असम, ये सारी चीज़ें थी। इसी में ही प्रांतीय स्वायत्ता का भी शुभारंभ हुआ, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता भी धीरे धीरे शुरू हो गई। तो अब बात करेंगे कि पहला स्टेटमेंट है, इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा है सभी प्रांतों में द्विसदनीय, सभी प्रांतों में नहीं, टोटल प्रांत कितने थे? 11 में से केवल 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जो कि मैंने बताया बंगाल, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत असम और ये चीज़ें थी। तो दूसरा विकल्प जो गलत हो गया, दूसरा विकल्प गलत मतलब ये है कि पहला सही है और केवल एक ही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ गया? हाँ, संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। ठीक है। दूसरा क्या है? न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं, ये जहाँ आता है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क्या है? संवैधानिक अपकृत्य में किसी संवैधानिक अधिकार या फिर विशेषता मूल अधिकारों का उल्लंघन जब भी होता है और ख़ास करके जो सरकार के किसी घटक के द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता के तहत किया गया हो, उसे संवैधानिक अपकृत्य कहते हैं। यानी कोई सरकार का कोई भी घटक अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे संवैधानिक अपकृत्य कहा जाएगा। तो ऐसे में ये जो है, कोई भी ऐसा विधान अभी है नहीं, कोई कानूनी रूप से ऐसा विधान है नहीं कि वो राज्य को उत्तरदायित्व समझता हो। दूसरा है, न्यायालय में ऐसे पीड़ित मामलों को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, न्यायालय के ऊपर है, अगर न्यायालय ने आदेश दे दिया तो देना पड़ सकता है। ऐसे में जो है इसका ऑप्शन जो है बेहतर वो है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में हम देखेंगे विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? पहला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया। आपको लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करना है तो जनता में ही होनी चाहिए, निर्वाचित अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता में होनी चाहिए। दूसरा है, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। आपको लगता है आप अपने भारत में अगर रह रहे हो तो आपको मालूम होगा कि
एक व्यक्ति एक वोट, ऐसा हमारे यहाँ चलता है। तो 1 2 3 अभी तक तो सारे स्टेटमेंट लोकतंत्र के पक्ष में ही हैं, तो 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला जो है वो सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। ये कह रहा है सीमित नहीं होती है, यानी कि सरकार, ये इसका मतलब ये है चौथे कथन का कि सरकार कुछ भी करे उस पे कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ सारी चीज़ें सीमाएँ में भी रहती हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, सी नंबर, कहाँ गया, सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 का सी नंबर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ठीक है। तीसरा है गोवध पर रोक, यानी कि गौ हत्या पर रोक। चौथा है सहकारी समितियों का प्रचार करना। पूछा है कि उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा भाग है, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। तो इनमें सम्मिलित कर दिया गया है तीनों का। तो आप देखेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना, यानी कि ये जो है वो कौन सा, किसकी तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। आप देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांत की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो पहला विकल्प जो है वो समाजवादी सिद्धांत से है, यानी कि पहला विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। कृषि को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना अनुच्छेद 48 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 48 भी गांधीवादी विचारधारा है, ऐसे में ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है गोवध पर रोक। गोवध पर रोक भी एक गांधीवादी विचारधारा ही है। अनुच्छेद कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये उदारवादी बौद्धिक विचारधारा है, क्योंकि इसमें आधुनिक आधार पर करना है, यानी वैज्ञानिक आधार पर रखना है। उदारवादी में भी होता है कि मार्केट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ऐसे में जब भी कोई आधुनिक चीज़ें होंगी, वैज्ञानिक आधार होगा उस पे, तो वो मार्केट को प्रमोट करती है। ऐसे में उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी 2 है, स्टेटमेंट 2, वो सही है अभी तक। गोवध क्या है, गोवध पर रोक, ऐसे में गोवध जो है वो गांधीवादी सिद्धांत विचारधारा है। और सहकारी समितियों का प्रचार, सहकारी समितियां भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अगर हम बात करें उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर कि उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत में और कौन सा अनुच्छेद खास करके डीपीएसपी में शामिल हैं, तो उसमें अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, ये जो हैं वो सारे अनुच्छेद जो है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। यानी कि इसका बेहतर विकल्प जो होगा वो है बी, केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। पहला विकल्प है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने कब दिया है, भारत ने 1950 में। अगर हम बात करें मताधिकार की चीज़ें जो हैं वो सार्वभौमिक मताधिकार के संबंधित चीज़ें संविधान में कौन सी जगह पर हैं, तो अनुच्छेद 326 सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। और भारत में संयुक्त सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो है वो 1950 में दिया गया। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सभी को मतदान करने का अधिकार 1965 में मिला, खास करके अश्वेत लोगों को अधिकार 1965 में मिला। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1965 होगा। जापान में कब मिला, जापान में 1945 में मिला सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। फ्रांस में 1944 में मिला। तो ऐसे में पूछा गया है कि भारत के बाद कौन पाया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत कब पाया था, 1950 में, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पाया है 1965 में। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी
तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दूसरा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 को अपनाया था। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। संविधान सभा की बैठक और विधायिका के रूप में बैठक, ये दो प्रकार की बैठकें होती थी। जब भी संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है विधायी निकाय के रूप में, यानी कि विधायिका के रूप में जब भी बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन से होते थे, उनका नाम था जीवी मालवंकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती थी तब अध्यक्ष बनते थे, और जब विधायिका के रूप में बैठक होती थी तब उसके अध्यक्ष बनते थे जीवी मालवंकर। यानी कि पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में नहीं बल्कि 1950 में अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और न केवल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया बल्कि उसी समय जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी राष्ट्रपति की शपथ लिए थे उसी दिन। तो तीन चीज़ें इकट्ठा आप इसको शामिल कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है ऑप्शन जो है दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है, मूल संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। अब देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वो 1990 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वो है इसकी स्थापना की जाती है। जाति अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना थी, जिसमें दोनों था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन में दोनों अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कैसे हो गया? अलग हो गया, एक हो गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दो अलग अलग हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना कब? 2003 में संशोधन हुआ, 2004 में बना। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है 2004 में। तो अब देखिए पहला कथन पढ़ते हैं, इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें इस आयोग में कौन कौन से लोग होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लोग काम करते हैं। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कि मूल संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोजन का प्रावधान नहीं था। तो अब अभी हमने बताया कि शुरू में एक था, बाद में 2003 में दोनों अलग अलग हो गए। एक बन गया अनुसूचित जाति आयोग, एक बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में सेट हुआ, जिसके एक अध्यक्ष 3 सदस्य थे, और नियुक्ति करता है, कार्यकाल की निर्धारित करता है कौन? राष्ट्रपति। तो यानी कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन सही है वो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, यानी केवल बी, केवल 2 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण DSIB के रूप में नामित करता है? पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा भारतीय बैंक संघ, चौथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये क्या है DSIB। अब बैंक किसको घोषित करता है, किसको नामित करता है? तो जिन बैंकों की संपत्ति भारत की GDP के 2% से अधिक होती है उनको जो है DSIB यानी कि प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक जो है नामित कर दिया जाता है। और ये करता कौन है? RBI करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये प्रणाली कब शुरू हुई? 2015 में शुरू होती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, और भी कई बैंक हैं जिनकी घोषणा वो कर चुका है, जैसे SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। 2023 में इन सबको बैंकों को जो है वो DSIB में रखा जाएगा, ऐसा रिजर्व बैंक ने घोषणा की है। जब भी
इनको रखा जाता है, यानी कि माना जाता है कि इनके विफल होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ऐसे में इनको जो है एक विशेष रूप में रखा जाता है, नामित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपसे इसमें पूछा गया था कि बस कौन नामित करता है, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा हैं? ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। पहला विकल्प क्या है? पहला पहला कथन क्या है? किसी राज्य से बाहर ना निकाले जाने का अधिकार। ठीक है। दूसरा, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। तीसरा है मौन रहने की स्वतंत्रता। चौथा है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। अब देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है मौन रहने की स्वतंत्रता वो है अनुच्छेद 19 से संबंधित, क्योंकि वहाँ पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसमें है ही। तो मौन रहने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 1A में है। तो यानी कि तीसरा विकल्प जो है वो दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार से संबंधित नहीं है। यानी कि तीसरा विकल्प जहाँ जहाँ है वो सब जगह गलत हो गया होगा। अब देखते हैं तीसरा विकल्प कौन कौन से विकल्प में है। ए में है, बी में है, डी में है। यानी कि ए बी डी गलत है। सही कौन सा है? 1, 2 और 4 देख लेते हैं। किसी राज्य से बाहर ना निकाले जाने का अधिकार। किसी भी राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, कोई भी दैहिक स्वतंत्रता उसकी तो होगी ही। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार से कई लोग जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं और काम करते हैं, वहाँ पर उनको अधिकार भी होता है। हालांकि इस अधिकार का धीरे धीरे कहीं ना कहीं उल्लंघन भी की न्यूज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आप उनको स्वतंत्रता है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है और वहाँ पर उसको स्वतंत्रता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार भी एक दैहिक स्वतंत्रता है। तो यानी कि इसका विकल्प जो है वो सी सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा है सी, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। डी है, यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाना है, न कि उच्च शिक्षा को नहीं। तो ऐसे में शिक्षा का अधिकार से संबंधित इसमें से कौन सा सही है? तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 पारित करने के बाद जोड़ा गया, तो ये 2009 की बात है। अच्छा, ये शिक्षा का अधिकार क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 45 को हटाया गया, उसको नए भाग के रूप में शामिल किया गया, 51A में शामिल किया गया और ये सारी चीज़ें इसमें थी। 86वें संविधान संशोधन दूसरा दिया ही है, वही 2002 वाला। यानी कि ये भी शिक्षा के अधिकार में ये चीज़ें कौन सा नहीं है। इसमें शामिल है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये भाग 4 की बात है, 45 को एबॉलिश करने की। और उसमें क्या कहते हैं कि और भी चीज़ें शामिल की गई, जैसे बचपन की देखभाल करना। एक चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ शामिल कर दी गई कि बच्चों के बचपन की देखभाल करना। 45 में जो चीज़ें थी उसको हटा करके इसको शामिल कर दिया गया। जो इसका सही आंसर है वो डी है। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। अनुच्छेद 21A 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो सही है, डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा के पास अवस्थित है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? तो इसमें कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट किलाउआ। तो इसमें इसका क्या मतलब है? कैसी ज्वालामुखी है? सील्ड ज्वालामुखी है, जो कम श्यानता वाले मैग्मा
जिसमें पाए जाते हैं, जो यूएसए के हवाई राज्य में हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे माउंट स्ट्रॉम्बोली, तो ये कहाँ पर है? इटली में है। बस लोकेशन आपको पता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा। माउंट विसुवियस, वो भी इटली में ही है, जो और नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। माउंट एटना, वो भी इटली का ही भाग है, जो मैसिना और कैटेनिया शहर में स्थित है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए नंबर, माउंट किलाउआ। सबसे क्या कहते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अब तक दो बार उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 3 बार की गई है। कब कब की गई है? अनुच्छेद कह रहे हैं 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, 1962 में हमारा युद्ध था किससे? भारत चीन से। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, उस समय बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था, वो था। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो यानी पहला विकल्प वो है, गलत हो गया, 2 बार नहीं 3 बार किया गया है। अब बात करते हैं दूसरा कथन की, राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई। बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा विकल्प एकदम सही है। तीसरा विकल्प क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी, जो कि आंतरिक उपद्रव के आधार पर की गई थी। ठीक है, आंतरिक उपद्रव, बाह्य उपद्रव मैंने बताया था, जब बाहरी व्यक्ति आक्रमण करे, बाहरी राष्ट्र आक्रमण करता है, तब उसे बाह्य आक्रमण 358 में शामिल किया जाता है। और जब भी आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल हो तो उसे 359 के अंतर्गत उसमें शामिल किया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट सही है? सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में नहीं, तीसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। तो ये दूसरी नहीं होगा, तीसरी होगा। यानी कि इसमें सही का ऑप्शन कौन सा है? सी। पहला हुआ था 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में, तीसरा हुआ था 1975 में। यानी कि ये दूसरी कह रहा है, तो यानी दूसरी 1971 में हुई थी। 1971 यहाँ पर होता तो शायद सही होता, शायद नहीं, पक्का सही होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है, इसको मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में, आप जा करके देख सकते हैं। ये इसका ऑप्शन कौन सा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है, बताइए। दूसरा है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। तो बात करें कि पहला, गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र शब्द जो है जर्मन से नहीं लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से न केवल गणतंत्र शब्द लिया गया है, बल्कि इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और क्या कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें जो है ली गई हैं फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र शब्द जो है वो जर्मन के संविधान से नहीं लिया गया है। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान के से अपनाया गया है। निश्चित रूप से ये सही है, और न केवल न्याय को बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सारी चीज़ों को यूएसएसआर से अपनाया गया है, जो कि उस समय सोवियत संघ था और इस समय रूस है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी सही है, यानी कि केवल 2। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वो कह रहा है कि निम्नलिखित निकायों या संस्थाओं में से किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? तो मतलब एक प्रकार से पूरी रूप से वही नियंत्रक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गलत है, भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं करता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, हाँ इसका सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो है केवल 2 सही है, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और दामोदर घाटी निगम, इनका ही जो है वो सीएजी जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है करता है।
तो ऐसे में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कोई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2।